क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है फाइंड इंक्रीज इन internal energy of hydrogen gas if heat किया गया from 300 केल्विन to 320 केल्विन। ठीक है, बनाओ। एकदम सिंपल सवाल है, हम बोलेंगे पुट करो, आंसर आएगा। सार्थक लिख रहा है मेरी क्लास किसी ने हैक कर ली है, क्या मिल जाएगा हैक करके उसको? डबल वॉइस अंश। सर कुछ नहीं, उस शुरुआत में थोड़ी दूसरे सर की वॉइस आ रही थी इसलिए। अभी ठीक आ रही है ना? हाँ अभी ठीक आ रही है सर। ओके बच्चा। अच्छा मोल्स, हाँ मुझे लगा इसके बारे में कुछ बोल रहा है। H2 गैस 10 ग्राम। कर लिया? सही बात। यू का फॉर्मूला क्या था बेटा? F/2, तो डेल्टा यू करेंगे तो डेल्टा टी जाएगा। F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5। 10 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल? 5। R25/3 डेल्टा टी 20 कितना हो जाएगा बेटा? ये 625। 625 इन 20 12,500 बटा 6 जूल, है ना? अगला सवाल कहता है बेटा देयर इज ए रूम with windows and doors open। ठीक है बेटा, कमरा है, खिड़की दरवाजे खुले हैं। ठीक है, अब कहता है बेटा प्रूव दैट टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर इन रूम remain constant even if temperature changes considerably in day and night। है ना बेटा, दिन और रात में टेम्परेचर का चेंज बहुत ज्यादा होता है ना, फिर भी कहता है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। प्रूव करना है इसको, है ना बेटा। एयर को ये मानना है कि वो आइडियल गैस है। ठीक, करो। एन की जगह 5 क्यों लिया बेटा? एन नंबर ऑफ मोल है ना रे, तो मास अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास है 2। 10 ग्राम 2 ग्राम पर मोल, तो 5 मोल। बना बच्चा?
तुम तो आज ही लगता लैंड किया कोटा में, आज ही पहुंचा है कोटा। हम लोग केमिस्ट्री में आर की वैल्यू 1/12 रखते हैं। हाँ, तो क्या करने का है अभी केमिस्ट्री है क्या? क्यों रखता है जी 1/12? कौन सी यूनिट में होता है वो? 18 लीटर। सीजीएस में? अच्छा, पता होगा, आई डोंट नो। लीटर एटम, अच्छा 18 लीटर में, ओके। हम लोग तो बेटा यूज कर रहे हैं ऐसा यूनिट ना, तो हम लोग 25/3 यूज करेंगे। हो गया बेटा? देखो, रूम की जो इंटरनल एनर्जी है बेटा, उसको हम क्या लिखेंगे? इनकी जरूरत नहीं पड़ती। F/2 PV लिखेंगे बेटा, है ना? है ना? P क्या हो गया बोलो? प्रेशर। तो बेटा प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है P0, क्योंकि विंडोज डोर ओपन है। कुछ भी चेंज हुआ प्रेशर तो अंदर से हवा बाहर चली जाएगी या बाहर से हवा अंदर आ जाएगी, है ना? और रूम का जो वॉल्यूम बेटा है, ये तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है ना बेटा? तो प्रूफ हो गया ना कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, है ना? अब चलो बेटा, इंटर कर रहे हैं हम लोग अब थर्मोडायनामिक्स में। यही सेकंड तो देख बेटा, थर्मोडायनामिक्स किसके लिए मेनली? तो कहोगे हीटिंग ऑफ गैस, बोलो प्रेशर। देख बेटा, मान ले अगर कमरा कोई है, इमेजिन करो ये एक रूम है, तो बाहर सराउंडिंग है, सराउंडिंग का कितना प्रेशर? एटमॉस्फेरिक, और वो कांस्टेंट, है ना? अभी मैंने क्या कहा कि विंडोज एंड डोर इसके ओपन है, दिन और रात में टेम्परेचर घटा बढ़ा, अंदर का चेंज किया प्रेशर, लेकिन जैसे ही चेंज करेगा प्रेशर क्या होगा? इनसे इंट्रैक्शन होगा, घट गया होगा तो बाहर से हवा अंदर आएगी, और तब तक आएगी जब तक कि सेम प्रेशर ना हो जाए। तो इस तरह क्या होगा? प्रेशर मेंटेन रहेगा ना हमेशा। अब देख बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हमें किसके बारे में बात करनी है बच्चा? हीटिंग ऑफ गैसेस, और ये मान करके कि आइडियल गैस है ना बेटा? ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कुछ टर्म्स है बेटा, डिफाइन कर लिया जाए। जैसे कि पहला हमारा टर्म है बेटा सिस्टम, है ना? तो सिस्टम का बेसिक मतलब क्या हुआ? तो कहोगे जिस पे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन फोकस्ड है वही सिस्टम है। देयर इज नो एब्सोल्यूट सिस्टम, है ना बेटा? एब्सोल्यूट सिस्टम कुछ भी नहीं होता, है ना? जिसके बारे में हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वो हमारा सिस्टम है ना बेटा? ठीक, अभी हम किसको कर रहे हैं एनालाइज? गैस को ना। ठीक है, तो प्रेजेंट कंडीशन में सिस्टम क्या हुआ? तो क्या है? गैस इन ए बाउंड्री, किसी बाउंड्री के अंदर प्लेस किया हुआ गैस, है ना बेटा? ठीक है, अब मैं कहूं सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग क्या है? बहुत सिंपल, एवरीथिंग एल्स देन सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी जितनी सारी चीजें हैं सब सराउंडिंग के मेंबर है ना बेटा? ठीक है, तो बाउंड्री क्या है? जो इन दोनों को डिवाइड करता है ना? जैसे कि मान लो तुम कोई भी लाइन खींच दो ऐसा, क्लोज लाइन ट्री, तो ये हो गया हमारा सिस्टम, बाहर हो गया सराउंडिंग, और ये हो गया हमारा सॉरी बाउंड्री, है ना बेटा? ठीक, अब देखो, अगर कोई भी तुम सिस्टम की बात कहोगे तो सिस्टम को तुम दो तरह से डिवाइड कर सकते हो। सिस्टम जो हमारा होगा बेटा वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है? एक बोलेंगे क्लोज सिस्टम, है ना बेटा? दूसरा बोलेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब अंदर से गैस बाहर जा सकती है ना? और गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। गैस बाहर गई मतलब काइनेटिक एनर्जी लेके चली गई।
गैस अंदर आई तो काइनेटिक एनर्जी लेके आ गई अंदर, है ना बेटा। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, तो कहेगा मास एज वेल एज एनर्जी, है ना बेटा, इन दोनों का एक्सचेंज होगा। किसके बीच में, बोलो बोलो, सराउंडिंग एंड सिस्टम, बिल्कुल सही कहा, है ना बेटा। सराउंडिंग और सिस्टम में मास का भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा, है ना बेटा। अब कहते हो क्लोज सिस्टम, तो क्या कहोगे, ढक्कन बंद, डब्बा का ढक्कन बंद, और डब्बे में कोई छेद भी नहीं है, ना तो अंदर से हवा बाहर जाएगी ना बाहर से हवा अंदर आएगी, है ना। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसमें मास जो है बेटा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बोलो, मास एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। एनर्जी एक्सचेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है बाउंड्री कैसी है। अगर ये बाउंड्री कंडक्टर की बनी है तो अंदर से हीट बाहर जाएगी, बाहर से हीट अंदर आएगी। अगर वो इंसुलेटर की बनी है तो नहीं जाएगी। बोल बेटा, है ना। अगर कंडक्टर की होगी तो अंदर से हीट बाहर या बाहर से हीट अंदर तब तक आती रहेगी जब तक कि अंदर बाहर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अगर इंसुलेटर है तो किसी भी कीमत पे हीट बाहर नहीं जाएगी, है ना बेटा। बेटा ये दोनों ही सिचुएशंस आइडियलिस्टिक हैं, एक्सट्रीम्स हैं। जनरली क्या होगा कि हीट ट्रांसफर होगा और टेम्परेचर डिफरेंस भी रहेगा। बोलो, बात समझ में आई ना बेटा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, दो कैटेगरी में तोड़ दिया, ठीक है। एक बोला हमने एडियाबेटिक सिस्टम, है ना बेटा, और दूसरा हमने बोला डायथर्मिक सिस्टम, है ना बेटा, ठीक है। एडियाबेटिक सिस्टम मतलब हीट बाहर नहीं जाएगी, है ना बेटा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट किसके बीच में, सराउंडिंग एंड सिस्टम, है ना बेटा। इसमें क्या कहेंगे, हीट एक्सचेंज होगा बेटा, एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, तुम्हें पढ़ चुके हो सब चीजें ना, हाँ ठीक है। तो बोलो व्हाट इज थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट, बोलो थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, सिंपल, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट इज प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, है ना, ठीक। व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अ मेथड ऑफ चेंजिंग थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट। थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट को चेंज करने का तरीका, इसको मैथमेटिकली कहो कि हम एक्स वाई बना दिया प्लेन, दो पॉइंट ले लिया, तो क्या ले लिया, दो ले लिया कोऑर्डिनेट। उन दोनों को जोड़ने के लिए कितनी हो सकती है लाइंस, इनफाइनाइट, है ना बेटा। स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व हो सकता है, जो तेरे को पसंद है वैसे लाइन ड्रॉ कर ले, वो भी एक होगा, है ना बच्चा, है ना। तो ये बात हुई मैथमेटिक्स की, है ना। अभी हम थर्मोडायनामिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स आर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना बेटा। इन तीनों को चेंज करने के लिए जो हम रास्ता इख्तियार करेंगे वो क्या होगा, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर बीइंग सेम, टेम्परेचर बीइंग यूनिफॉर्म, ये थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, सही बात, ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो ए प्लस बी से सी बन रहा हो और सी टूट करके ए और बी बन रहा हो, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना बेटा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगी, है ना बच्चा। अब बोलो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क जीरो एंड नेट फोर्स जीरो, है ना बेटा। इससे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो है तो यूनिफॉर्म प्रेशर, है ना बेटा। थर्मल इक्विलिब्रियम सेज द टेम्परेचर यूनिफॉर्म, है ना बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोला तुमको, नंबर ऑफ मोल यूनिफॉर्म, है ना बेटा। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या बोला,
प्रेशर यूनिफॉर्म, है ना बच्चा? ठीक है, अब जब ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ होगा देन वी विल से थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इसको? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, है ना? थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस इनफाइनाइट तरीके की हो सकती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है ना? ठीक है, लेकिन हम फिजिक्स में सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है बेटा, फिजिक्स में हमें सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस ही पढ़ना है ना? और किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में रिवर्सिबल तभी होगा अगर वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मींस वेरी स्लो प्रोसेस, so that at every point of change there is thermodynamic equilibrium, है ना? जैसे कि मान ले बच्चा 300 केल्विन से 400 केल्विन का तुमने किया टेम्परेचर, तो बीच में 301 केल्विन आएगा ही आएगा, 302 भी आएगा, 303 भी आएगा, 304.23 भी आएगा, है ना? तो बेटा हर पॉइंट पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, है ना? तो हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बात समझ गए? ऐसे प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकते हैं, समझे बेटा? तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? क्वासी स्टैटिक वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है बच्चा, है ना? चलो आगे बात करें। तो देख बेटा, अब हम बात करें वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस, ठीक है बेटा? मान लिया जाए हमारे पास किसी भी कंटेनर में एक गैस पड़ी है जिसका प्रेशर P है, जिसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है ना बेटा? तो प्रेशर क्या करता है? कंटेनर की दीवार को बाहर धकेलता है या अंदर खींचता है? बाहर धकेलता है ना बेटा? तो ये गैस जो होगी, है ना बेटा, इस बाउंड्री को बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा होगा ये, बोलो बेटा, है कि नहीं? ये बाहर धकेलने में कामयाब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कामयाब हो गया तो वर्क कर दिया, कामयाब नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ, है ना? तो मान लिया कि प्रेशर की वजह से ये गैस हमारी बेटा एक्सपेंड कर गई और जो वॉल्यूम पहले हमारी V थी अब हो गई V प्लस dV। इसका मतलब यही जो वॉल्यूम है वो dV है ना बेटा? बोल, यही हमारा वॉल्यूम dV है ना? ठीक है, तो अगर हम कहें बेटा बताओ वर्क डन बाय गैस क्या होगा, तो भाई वर्क डन बाय गैस क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि किसी भी फोर्स का वर्क डन होता है F डॉट ds। तो पढ़ा है वर्क डन में, वर्क एनर्जी चैप्टर पढ़ा है ना? F डॉट s इज वर्क डन, है ना? तभी कहें वर्क डन बाय गैस, तो कहेंगे ऐसा करो एक छोटा सा एरिया लो, छोटा सा एरिया लो, तो यहाँ कितना हो गया फोर्स? तो कहेंगे P इंटू डेल A, प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स हो गया, है ना बेटा? और अगर ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हुआ है तो इंटू डेल एक्स, ये वर्डन हो गया, है ना? लेकिन ये जो मैं निकाला वो तो एरिया इंटू डेल्टा एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आ जाएगा ना वॉल्यूम, बताओ, है ना? और मुझे सारा चाहिए तो कहेंगे ऐसा करते हैं सम कर लेते हैं इसको, है ना? सम कर लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा P और ये हो गया dV, बोलो, है ना? तो वर्क डन बाय गैस क्या हुआ बेटा? W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV, है ना बेटा? तो बोलो वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा? बोलो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, है ना बेटा? तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय गैस, बोलो बेटा, ठीक है ना? हम कहेंगे बेटा वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो कहेंगे वर्क डन ऑन द गैस, बोलो बेटा, है ना? जीरो वर्क डन होगा अगर वॉल्यूम नहीं बदला तो, है ना? अगर कभी कहे कि रिजिड कंटेनर, जिस डब्बे में रखा है गैस को उसकी बाउंड्रीज रिजिड है, टफ है, सो एक्सपेंड नहीं करेगी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में गैस का वर्क डन जीरो होगा, है ना बेटा? ठीक है, तो देखते बच्चा हम लोग ये भी कह सकते हैं
कि अगर हमने कहा कि वाई एक्सिस को मान लो प्रेशर, है ना बेटा, और एक्स को मान लो वॉल्यूम, है ना बेटा, थर्मोडायनामिक स्टेट को चेंज करने के लिए ऐसा तुमने एक लिया प्रोसेस, है ना। तो बहुत जरूरी बताना इस बार है कि एरो मार्क कैसा है। ऐसा एरो मार्क दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ा, उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा बेटा। तो फ्लो ऑफ प्रोसेस ये बताना बहुत जरूरी है ना बेटा। तो ये बच्चा वाई, यह एक्स, तो फिर यह है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स इज एरिया अंडर कर्व। इसका मतलब ये जो एरिया हमारा है बच्चा, ये हमारा वर्क डन है। बोलो ठीक है ना, ठीक है बच्चा। केमिस्ट्री में तुम्हारा फॉर्मूला उल्टा होता है। अब क्यों? तो कहेंगे बेटा हमारा बेस, फिजिक्स का बेस क्या है? सिस्टम। केमिस्ट्री का बेस है सराउंडिंग। समझे बच्चा, है ना। केमिस्ट्री में सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में काम करते हैं हम लोग, हमेशा बेटा सिस्टम के रेस्पेक्ट में काम करते हैं। बात समझा? यही डिफरेंस है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, है ना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि रिजल्ट का उसमें प्रेडिक्शन भी उल्टा ही है। केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ते होगे तुम ये चीज, साइन कन्वेंशन, क्योंकि फॉर्मूला उल्टा है। तो फाइनल रिजल्ट सेम ही ना हो गया? बताओ भाई, 2 बार माइनस लगाओगे तो हो जाएगा ना प्लस। बोलो, है ना। तो किस तरीके से फर्क नहीं पड़ता, है ना बेटा। आगे की चीजें भी अकॉर्डिंगली चेंज है। तुम लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में क्या और फिजिक्स में क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलग पढ़ोगे। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे हम लोग, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डब्ल्यू, ना बेटा। वहां पढ़ते हो डेल यू माइनस डब्ल्यू पढ़ते हो, क्योंकि ये माइनस है ना तुम्हारा फॉर्मूले में, है ना बेटा। तो उससे टेंशन बिल्कुल मत लेना। तुम किसी भी तरीके से करो, कोई एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करो, या तो इसको फॉलो करो या उसको फॉलो करो, है ना बेटा। लेकिन सवाल में वर्क डन अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सवाल में रहेगा ना कि वर्क डन बाय गैस है कि वर्क डन ऑन गैस है। बात समझ में आई ना बेटा? ठीक है, लिख लो। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, क्लियर हुआ ना ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सोच का फर्क है, चीज वही है। हाँ, इसलिए सही बात है, माइनस पीडी भी होता है वर्क डन। सही बोल रहा है राज। हो गया बेटा? तो देख दो बच्चा, एक सवाल है, फाइंड वर्क डन बाय गैस। पहला सवाल, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, ऐसा फिर ऐसा, 20 लीटर, 40 लीटर और ये 60 लीटर, ठीक बेटा। और ये है किलो पास्कल, ये 100 और ये है 200। बी पार्ट में है फिर से पीडीवी कर्व, कैसा? पहले ऐसा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और फिर उसके बाद ऐसा। यहाँ का प्रेशर 20, यहाँ का 60 लीटर वॉल्यूम, यहाँ का 50 और यहाँ का 100। क्या है ये? किलो पास्कल है। चलो करो। चालीस से पहले क्या लिखा है? 20 है बेटा, 20।
कर लिया बच्चा? चलो मैं भी करता हूं मैच करना आंसर। देखते बेटा वर्क डन के लिए एरिया अंडर ग्राफ ना, तो बोलते बेटा ये वॉल्यूम बड़ा है घटा है? बड़ा है, पॉजिटिव वर्क, तो पॉजिटिव वर्क का ये एरिया बच्चा, तो W इक्वल टू प्लस ये हो गया बेटा 100 और 1 किलो है ना, तो 10 पावर 3 इंटू डेल्टा V 20 लीटर है ना, 20 10 पावर माइनस 3 है ना। तो फिर दिखा हमको कि दोनों कैंसिल ही हो रहा है, इसके मतलब फायदा नहीं दिमाग लगा के, जब 1 किलो और 1 लीटर हो तो कैंसिल ही होना है हर बार, है ना बेटा। फिर प्लस बोलो बेटा आगे का वॉल्यूम फिर से बढ़ा, तो इस ट्रेपीजियम का वर्क डन फिर से पॉजिटिव वर्क कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 100 प्लस 200 इंटू डिस्टेंस 20 कितना हो गया बच्चा ऊपर 2000 प्लस 3 और ये 3000, तो 5 किलो जूल। बोलो ठीक बेटा। बी वाले में आया जाए, बी है बेटा। अगर हम इसकी बात करें वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क ना, वॉल्यूम बढ़ा, ट्रेपीजियम का एरिया तो पॉजिटिव हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 50 प्लस 100 डिस्टेंस इज 40। ठीक है बेटा। अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे वॉल्यूम घट रहा है बेटा, घट रहा है तो नेगेटिव वर्क। तो डाउट मुझे बताना, मुझे नेगेटिव वर्क में कहां तक लूं, इस ट्रायंगल का लूं बेटा या पूरा लिया जाए, पूरा, है ना, बिल्कुल सही बात। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंगे, है ना, कितना हो जाएगा नेगेटिव हाफ इंटू 40 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 150, हाफ नहीं ये हो गया 3000 बोल बेटा, है ना, और माइनस 4000, सो माइनस 1 किलो जूल। ठीक, ठीक है बेटा। कहता है 1 मोल हीलियम गैस लो, उसको 300 केल्विन से 400 केल्विन तक गर्म करो, है ना, एक प्रोसेस में जो कि P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है ना बेटा। तो कहता है बताओ वर्क डन कितना होगा। ठीक है, चलो मैं ही करता हूं, देखो इसको। तो बोलते बेटा ऐसे बोल सकता है P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, इसका मतलब P इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू V स्क्वायर, बोल सकते हो बेटा। K कांस्टेंट है, तो देखते बच्चा जब बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ P dV, है ना, तो ऐसा हो जाएगा क्या KV स्क्वायर dV होगा बेटा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, है ना बेटा। क्या यूं बोल सकते हैं बेटा कांस्टेंट के V फाइनल क्यूब माइनस कांस्टेंट के V इनिशियल क्यूब बाई 3, बोलो बोल सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो तो देखो तो बेटा इस कांस्टेंट के को हम बोल सकते हैं P बाई V स्क्वायर, कांस्टेंट K इज P बाई V स्क्वायर, है ना। तो ऐसे बोल सकते हो क्या W बराबर P फाइनल बाई V फाइनल स्क्वायर इंटू V फाइनल क्यू, बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या यू बोल सकते हैं बेटा P इनिशियल
बाय वी इनिशियल स्क्वायर इंटू वी इनिशियल क्यू डिवाइड बाई 3। ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि दिख रहा है मुझे बेटा कि ये सब वॉल्यूम के टर्म में आंसर आया, लेकिन क्वेश्चन में दिया ही नहीं वॉल्यूम, क्वेश्चन में दिया टेम्परेचर, तो हम इसको टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, है ना? तो देखो तो कट गया ना बेटा, ये भी कट गया, तो क्या हो गया? पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। तो इसको कैसे बोलेंगे बेटा? एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल बाई 3। इसका मतलब एन बाई 3 आर डेल्टा टी होगा बेटा। कितना हो गया ये? 1/3 आर इज 25/3 इंटू 100, सो 2500/9 जूल। बोलो बेटा, ठीक है ना? तो सारी बातें देख करके तुमने महसूस किया, है ना? तो बताओ सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट कौन सा है? प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर? टेम्परेचर, है ना बेटा? टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है ना? जब भी कोई सवाल आए थर्मोडायनेमिक्स में कोई चीज कैसे निकालें, तो टेम्परेचर अगर निकाल लिया हर पॉइंट का, है ना बेटा, तो सब निकाल सकता है। तो टेम्परेचर पे ज्यादा ध्यान देने का, है ना? क्या लिखे जा रहा है ये? आईयूपीएसी नहीं पढ़ना तो मत पढ़, फिजिकल पढ़ ले। प्लीज अपलोडेड द लेक्चर आफ्टर द क्लास इमीडिएटली। बेटा बहुत सारा स्पेलिंग गलत है बेटा, इसमें ठीक कर ले। सर दूसरे क्लास की आवाज आ रही है। माइक आवाज करता है। नो आईयूपीएसी साउंड, आईयूपीएसी साउंड कमिंग। ओके अभी तो ठीक है, इग्नोर। कल की रिकॉर्डिंग मेरे को नहीं मिली, आता है। नो सर, मैसेज लाइन से पढ़ेगा तो क्या क्या मीनिंग निकलेगा इसका। चल आगे देख बच्चा। अब देखा जाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना बेटा? ये हमारा पूरी तरह से बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे, है ना बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन की जो प्रिंसिपल है ना बेटा, उसी पे ये बेस्ड है ना? ये क्या कहता है? कहता है बेटा इफ ए सिस्टम इज गिवन सम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब एनर्जी, है ना बेटा? अगर कोई सिस्टम को कुछ एनर्जी दी जाए, है ना, देन इट कैन यूटिलाइज इट इन टू डिफरेंट वेज, है ना बेटा? कहता है कि अगर कोई गैस को तुम कोई एनर्जी देते हो तो उस एनर्जी को वो दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है? क्या? तो कहेगा टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बोलो बेटा, कहता है कि गैस की जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना बेटा? या फिर तो कहेगा टू पुश द बाउंड्रीज आउटसाइड, है ना? या फिर बाउंड्री को
बाहर धकेलने में। तो बात तो बहुत सिंपल ही है बेटा, मेरा जो सिस्टम है वो गैस है और गैस किसी डब्बे में रखा हुआ है ना। मैंने कुछ एनर्जी दी तो एनर्जी कहाँ जाएगी, या तो डब्बे के पास रहेगी या तो गैस में जाएगी, और कहाँ जाएगी, और कहीं नहीं, दो ही रास्ते हैं। मैंने अगर डब्बे के बाहर से एनर्जी दी, कोई गैस को गर्म करने का मतलब क्या, डब्बे को गर्म करना एनर्जी, कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को पकड़ता है ऐसे गर्म करता है गैस पे, नहीं ना, वो तो नहीं ना, डब्बे गर्म करना है। तो अगर डब्बे को एनर्जी हम देंगे, है ना, तो डब्बे के पास एनर्जी रहेगी कुछ और कुछ गैस के पास जाएगी। दो ही तरीका हो सकता है, और कोई तरीका नहीं हो सकता है। डब्बे ने लिया तो वर्क डन किया, है ना बेटा, गैस ने लिया तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो है ना ये एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल, है ना। जैसे कोई बॉडी को एनर्जी दोगे तो क्या कहोगे, या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जो भी एनर्जी देंगे इन्हीं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी बॉडी ऑफ मास एम में, है ना। वैसे ये भी है बच्चा, ठीक है। तो देख बेटा, जो हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल को इंक्रीज करना है, तो ये क्या है बेटा, यू, है ना। और बाउंड्री को धकेलना वो क्या है, डब्लू, है ना। तो हम क्या कहेंगे बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। बोलो बेटा, ये डब्लू ही करे खाली इसको, है ना बेटा। तो इसको एलिमेंट्री फॉर्म में बोल सकता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्लू। यही हमारा है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोलो, ठीक है। मतलब कोई अनोखी बात नहीं है इसमें, बहुत नॉर्मल सी बात है। एनर्जी ऑब्जर्व करने वाला दो ही आदमी है, मैंने सिस्टम को एनर्जी दिया तो दोनों में से किसी एक को मिलेगा, है ना। और जो इन दोनों के पास मिला करके होगा उतनी एनर्जी हमने दी है, ठीक है ना बच्चा, ठीक। चलो बच्चा, इसी की मदद से थोड़ा सा ये देखा जाए, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस की मोलर हीट कैपेसिटी। कौन सा बच्चा, हाँ बिल्कुल सही में कहा, इंक्रीज इन गैस की जो इंटरनल एनर्जी है बेटा, वो उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ही है ना। तो गैस मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई, उतनी ही जितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है ना। देख बच्चा, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, तो बता बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या पढ़ा था तुमने, बोलो बोलो, अमाउंट ऑफ हीट absorbed per unit mole to increase temperature by 1 degree centigrade, है ना। amount of heat removed from the system per unit mole to decrease the temperature of system by 1 degree centigrade। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने में दी गई या निकाली गई एनर्जी, है ना बच्चा, ठीक है ना। तो यूं बोल सकते हैं बेटा, dq इक्वल टू NCDT बोल सकते हैं। चलो पुट करते हैं, इस वाले में पुट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो dq हमारा du प्लस dw है बेटा, वो क्या हो जाएगा, NCDT, और ये क्या, F/2 NRDT प्लस PdV। बोलो बेटा, होगा, ठीक है। तो C को ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखो तो C इक्वल टू F/2R प्लस P/N dV अपॉन dt। समझे बेटा, है ना। ये द अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी है बच्चा, है ना। अगर कभी तेरे को लगे कि गैस की मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है और तुमने कैलकुलेट किया इस तरीके से, और अगर वो आगे कांस्टेंट, तो बहुत अच्छी बात, डेल्टा क्यू बराबर NC डेल्टा T कर लेंगे। अगर कांस्टेंट नहीं आया तो इंटीग्रेट कर लेंगे, समझा ना, ठीक। लिख ले बच्चा इसको।
बनाओ। आर भी छोड़ दे, आंसर आर में ही छोड़ दो। आगे बढ़ो बेटा। राजारियन, सार्थक ठीक है बेटा फर्स्ट में, शिवम का भी ठीक है। अरे भाई फिर से माइक की प्रॉब्लम आ रही है क्या? चल फिर से क्लब आईडी लगाते हैं उसी वाला, रीस्टार्ट है ना, रीस्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग, मजे लो। बहुत नहीं वाला वाला हो गया। चल देख मैं करता हूँ, देखते बच्चा फर्स्ट वाले में। फर्स्ट तो बहुत सिंपल है ना बच्चा हमारा, कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब तो डीवी अपॉन dt जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका मतलब बेटा इसका मोलर हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, F/2R। हीलियम में बेटा 3/2R, बोलो है ना। चलो आगे देखें, सेकंड पार्ट में आए तो देख बेटा सेकंड पार्ट में तो कहा गया हमसे कि P प्रोपोर्शनल टू V है ना, तो चलो इसको कर लिया मैंने, P इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू V। लेकिन मुझे क्या चाहिए, dV अपॉन dt चाहिए ना, तो इसको बेटा चेंज करो, किसमें, वॉल्यूम टेम्परेचर के इक्वेशन में, है ना। तो देखते बेटा P इक्वल टू बोल दे nRT बाई V, बोलेगा तो क्या KV, इसका मतलब बोलो T बराबर K बाई NR इंटू V स्क्वायर, ठीक है। तो बोलते बच्चा dt अपॉन dV क्या होगा, K अपॉन NR इंटू 2V, बोलो बेटा होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, dV अपॉन dt, उल्टा कर लो और पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा, C बराबर F/2R प्लस P बाई N इंटू NR बाई 2kV, बोलो बेटा सही है ना, बोलो ठीक है। अब गौर करो, P बराबर KV दिख रहा है बेटा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, P और KV कैंसिल, तो क्या बचा बोलो, F/2R प्लस N भी कैंसिल, R/2, इसका मतलब 2R हो गया ना बेटा, आई बात समझ में, है ना। हर बार ऐसे ही करना है ना, और हर बार इस तरह कैंसिल ही होगा, तो मत सोचना कि मैंने गलती से कर दिया, मुझे चाहिए था dV अपॉन dt और मैं dt अपॉन dV निकाला, dV अपॉन dt नहीं किया, तो गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया है मैंने, तो था पता कैंसिल होने वाला है आगे, है ना। और तुम भी ऐसे ही करना, dV अपॉन dt मत निकालना कभी, हर बार dt अपॉन dV निकालना, तो तुमको आसानी से चीजें कैंसिल होती हुई दिख जाएंगी, हर बार हर सवाल में ही होगा, ठीक है। मिटा रहा हूं बेटा, तो देखो अगला सवाल देखो,
सवाल कहता है बेटा 1 मोल हीलियम गैस, नहीं अब हाइड्रोजन गैस इज heated by 20 degree centigrade. Focus. By 20 degree centigrade means this one is change in temperature, है ना बेटा? And change in temperature is equal in degree centigrade as well as Kelvin. तो बेटा 273 इसमें ऐड नहीं करना, यही डिग्री सेंटीग्रेड में है, यही केल्विन में होगा, है ना? कहता है बेटा इन ए प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है? इन ए प्रोसेस P प्रोपोर्शनल टू रूट बी, ठीक है बेटा? पहला कहता है फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी, सबसे पहले तो मोलर हीट कैपेसिटी निकालो, है ना? दूसरा कहता है बेटा फाइंड हीट सप्लाइड, बनाओ, सेम तरीके से करो और अपने आंसर को आर के फॉर्म में ही छोड़ देना, आर की वैल्यू पुट नहीं करना। बनाओ, पानी पी के आता हूं, थोड़ा प्यासी लग रही है। पानी पी ले यार।
अब ऑन हो गया? हाँ ओके, ये समझ में आ गया ना बच्चों? नो सर, तो हैंड रेज कर। अच्छा आ गया, ठीक। चलो आगे देखो। तो अब देखा जाए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। ठीक है बेटा, कुछ खास खास प्रोसेस। ठीक, जैसे कि देखो सबसे पहला प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है ना बेटा। तो बोलो तो कोर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। कोर इज कॉल्ड बाउंड्री, है ना बेटा। आइसो मतलब एक जैसा, है ना। तो एक जैसी बाउंड्री, एक जैसी बाउंड्री का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना बेटा। तो इसके लिए अगर हम बनाए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, है ना बेटा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट एक वर्टिकल लाइन, है ना। दूसरा बनाए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, बोलो बेटा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसे बच्चा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बोलो, लेकिन कभी ग्राफ ओरिजिन मत ले जाना। ना तो टेम्परेचर कभी जीरो हो सकता है बच्चा, ना ही प्रेशर, है ना। इसके लिए अगर बात की जाए वर्क डन बाय गैस कितना होगा बोलो? जीरो ना, क्योंकि वॉल्यूम से कांस्टेंट रह गया। लेकिन टेम्परेचर चेंज तो किया ना बच्चा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? जैसा फॉर्मूला डेल्टा यू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, बोल बेटा, है ना। ठीक है, इसमें अगर कहें बेटा हीट एक्सचेंज, हीट कितना एक्सचेंज हुआ तो पता है हम लोग को, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है, अब निकालेंगे इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी, है ना बेटा। मोलर हीट कैपेसिटी तो जैसा हमारा सी का डेफिनेशन है, क्या है बोलो? 1/n dq बाई dt। ये तो जनरल है, तो क्या हमें जनरल निकालना है? नहीं, हमें निकालना है स्पेशल, आइसोकोरिक का निकालना है ना। इसलिए बोल दिया ऐसे लिख करके v इज कांस्टेंट और यहां कर दिया cv, है ना। ठीक है, तो जैसा हमारा फॉर्मूला था cvc इक्वल टू p बाई एन, p बाई एन, नहीं cv, हाँ, बाई टू आर प्लस p बाई एन dv अपॉन dt, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो dv अपॉन dt जीरो। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये f बाई टू आर। सो cv इक्वल टू f बाई टू आर, है ना बेटा। तो अब चूंकि हम जान चुके हैं कि f बाई टू आर एक कांस्टेंट है, उसका नाम cv है ना। और cv क्या है? तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिख दे रहा हूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना बेटा। ठीक, तो अब आगे नाउ ऑनवर्ड्स, अब क्या करोगे? अब कहोगे देखो अगर तुमको डेल्टा यू चाहिए, है ना, तो जिसको तुम लोग एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी बोलते थे, उसको बोल देना एन सी बी डेल्टा टी। बोलो बेटा, एफ बाई टू आर की जगह सीबी पुट कर दिया, है ना बेटा। किसके लिए? तो कहना फॉर ऑल प्रोसेस, दुनिया के सारे प्रोसेस के लिए फॉर्मूला डेल्टा यू का, है ना। लेकिन अगर तुमने कह दिया डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, है ना बेटा, तो फॉर
आइसोकोरिक ओनली, ये सिर्फ आइसोकोरिक के लिए है, सबके लिए नहीं है। ठीक है बच्चा, समझा ना? लिख ले, बोलो बेटा, कौन सा वाला? अच्छा यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो मुझे बताना बेटा, ये क्लियर है बेटा, तो ये फॉर्मूला किसके लिए आया है? कौन से प्रोसेस के लिए? हट नालायक, पढ़ रहा आइसोकोरिक बोलेगा सबके लिए। आइसोकोरिक, तो अब F/2 R को पुट कर दिया CV, तो आइसोकोरिक के लिए डेल्टा क्यू का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन बता ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है बेटा, तो यहां पुट कर देंगे F/2R = CV, तो सबके लिए होगा। ठीक, लिख रहा है ऑनलाइन वालों की गजब बेइज्जती हो रही है। क्यों भाई, क्या बेइज्जती हो गई तुम्हारी? तुम्हें गलत फहमी की बेइज्जती हो रही है। तुम ये सोचो कि पहले भी तुम्हारी इज्जत नहीं थी। लेकिन अब बढ़ गई इज्जत रे यार, अब बढ़ गई इज्जत, जब से बाईजू ने खरीद लिया आकाश को तब से बढ़ गई इज्जत। लगता है ले लिया सीरियसली। पिछला क्वेश्चन नहीं सुन पाया तो देखो बेटा, रिपीट थोड़ी कर सकते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट तो वही था, लिख दिया ही तो तुमको था मैंने। कल आ रहा हूं मैं। ये हड़का रहा है कि बता रहा है मुझे? लिख लिया? अब देखो बच्चों, अगला हमारा प्रोसेस आइसोबारिक। आइसोबारिक मींस बार यूनिट ऑफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ग्राफ PVU हो गया बच्चा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और PT ग्राफ में ऐसा। ठीक है, सचिन लिख रहा है अभी आ रहा हूं, तुम आ जा, तेरे आने से पहले निकल जाऊंगा मैं। देखो वर्क डन बाय गैस 0 तो नहीं होगा इस बार, नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर रहा है बच्चा। तो वर्क डन देख तो क्या लिखेगा बेटा, वर्क डन = इंटीग्रेशन ऑफ PdV, और कुछ देर पहले तुमने कहा था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, टेम्परेचर है, तो हर फॉर्मूले को बच्चा तुम टेम्परेचर फॉर्म में याद रखो, फायदा रहेगा हमेशा। इसको जाएगा बेटा P∆V ना, क्योंकि P अंदर आ गया तो P∆V हो गया, है ना, और P कांस्टेंट है बेटा, है ना, तो क्या बन जाएगा बोलो, NR∆T। ठीक, NR∆T, है ना बेटा। अब कहें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो उसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है भाई, है ना। इंटरनल एनर्जी ये सारी दुनियादारी से आजाद है ना, तुम कुछ भी करते रहो, वो अपना ही फॉर्मूला उसका, ΔU = F/2NR∆T, जिसको मैंने कहा दिया आपसे क्या, NCV∆T, है ना बेटा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, ये हो गया, है ना, ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ऐसा करो, N कॉमन ले लो, ΔT कॉमन ले लो, तो बीच में क्या आ गया, CV + R, बोलो बेटा, है ना। और अब मैं कहूं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिफाइन करना है मुझे, कांस्टेंट प्रेशर डिफाइन करना है मुझे, तो V कांस्टेंट कर देंगे P कांस्टेंट, यहां कर देंगे CP, है ना बेटा। तो CP = क्या हो जाएगा, फिर देखो, कहोगे इसी को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, इसी को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या हो जाएगा, CP = CV + R, है ना बेटा। क्या बोलते हैं इसको, ये है बेटा मेयर्स रिलेशन, है ना। ठीक है, अब बोलेंगे नाउ ऑनवर्ड्स
डेल्टा यू फॉर्मूला सबके लिए है ना, और डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सीपी डेल्टा के लिए किसके लिए, आइसोबारिक ओनली, ठीक है। ये सबसे बढ़िया सवाल पूछा आज का यस ने, विच चैप्टर, गजब। मेरे को ऑनलाइन पढ़ाने में ऐसा मजा आया, ऑनलाइन पढ़ाने में हमको अच्छा लगता था हमेशा, क्योंकि क्लास जब बच्चे बहुत होते थे ना पहले, 150-200 बच्चे, तो हल्ला करते थे बहुत, तो मुझे गुस्सा बहुत आता था, ठीक है। अब यहाँ तो आसानी म्यूट कर दो शांत और ये भी कर दो अलाउ डू नॉट टू अनम्यूट हिमसेल्फ, ये भी खत्म, और तो कोई करते रहा। ये अच्छी चीज थी इसमें, नहीं बस एक आधा थप्पड़ का इंतजाम हो जाता ना इसमें, तो बढ़िया, यहाँ मतलब इंटर तो मारो, वहां थप्पड़ लगे किसी को। दो चार पांच लोग तो थप्पड़ खाने वाला काम करते ही थे यार, उस समय ऑफलाइन क्लास मिस करते थे बहुत। चलो डिस्कस करें बेटा होमवर्क। क्या काम करना था बेटा हम लोग को अभी, अभी क्या दिया था काम, साउंड वेव का एक्सेस 2 निकाला जाए। एक्सेस 2 पार्ट 2 साउंड वेव, ये लिख रहा है एक्सेस 3 पार्ट 1, कर लिया ना वो लोगों ने, वो हो गया बच्चा। एक्सेस 2 पार्ट 2 साउंड वेव, कट लाइट, कल लाइट कटी थी रेजो में, हाँ कटी थी, लेकिन हमारा हो गया था डिस्कस। एक्सेस 2 पार्ट 2 का बोलो 1 से 5, फर्स्ट हर्षित पूछ रहा है 4 नंबर, फर्स्ट एंड 4, चलो देखा जाए बेटा। अच्छा बताओ, कल भी हमारी पल्ली क्लास है ना, कल भी हमारी पल्ली क्लास है ना शायद 1:15 बजे, हाँ हाँ कल। देखो तो क्वेश्चन नंबर 1, देख बेटा, पहला कहता है सवाल में, द टेम्परेचर ऑफ एयर इन ए 900 मीटर लॉन्ग टनल varies linearly from 100 Kelvin at one end to 900 Kelvin at the other end, ठीक है बेटा। स्पीड ऑफ साउंड 400 केल्विन पे 360 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम टेकन बाय साउंड टू क्रॉस द टनल कितना होगा। देखते बच्चा, एक मान ले टनल, इस टनल का बेटा यहाँ टेम्परेचर है 900 केल्विन और यहाँ है बेटा 100 केल्विन, है ना। तो देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड 400 केल्विन पे ये तुमको दिया है 360 मीटर पर सेकंड, तो इक्वल टू स्क्वायर रूट गामा आर इंटू 400 बाई एम, बोलो बेटा होगा ना। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी चाहिए, अगर टेम्परेचर टी पे चाहिए तो क्या करेंगे बोलो, स्क्वायर रूट गामा आर टी बाई एम। अब इन दोनों को डिवाइड कर ले आपस में, तो टेम्परेचर टी बाई 360 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई 400 इक्वल टू रूट टी बाई 20, बोलो बेटा होगा। तो V एट टेम्परेचर T बराबर 18 रूट टी, बोलो कोई दिक्कत।
ठीक है बच्चा। सवाल कहता है कि यहां से यहां तक टेम्परेचर लीनियरली वेरी किया और दूरी कितनी थी बेटा, ये 900 मीटर है ना। तो देखो तो बेटा यहां से यहां कितना चेंज किया बताओ टेम्परेचर, 800। कितनी दूरी में, 900 किलोमीटर में ना बेटा। तो 1 मीटर में कितना चेंज करेगा, 800 बटा 900, है कि नहीं, है ना। 800 केल्विन चेंज कर रहा है 900 मीटर में ना। तो 1 मीटर में 800 बटा 900, है ना बेटा। तो बताओ यहां से x मीटर वाले पॉइंट पे क्या होगा टेम्परेचर, T बराबर 100 प्लस 800 बाई 900 इंटू एक्स। बोलो बेटा होगा, अभी ने कहा तुमने कि यहां 100, 1 मीटर पे चेंज कर रहा है इतना, तो x मीटर पे चेंज करेगा इतना, और 100 पहले से था तो 100 प्लस इतना। ठीक है, तो अब इसको यहां पुट कर लेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट 100 प्लस 8 बाई 9x। इसको बोल सकते हैं बेटा dx अपॉन dt, बोलो बोल सकते हैं ना। अब इसको नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, dx बाई 18 रूट 100 प्लस 8 बाई 9x बराबर dt इंटीग्रेशन 0 से t, और ये 0 से 900 निकल जाएगा। अब लिखा 2 नंबर 4 नंबर। देखो भाई 2 नंबर में 2 नंबर लिखता है बेटा, ए सर्टेन इंस्टेंट द शेप ऑफ सिंपल ट्रेन ऑफ प्लेन वेव इज, कहता है बेटा एक वेव का इक्वेशन का शेप दिया है, y इज इक्वल टू 12 साइन x पाई, पाई x बाई 50 है ना बेटा, y और x सेंटीमीटर में है। वेलोसिटी ऑफ वेव दिया है बेटा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ वेव दिया है v बराबर 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो कहता है बेटा शेप ऑफ वेव एट 0.25 सेकेंड लेटर, जब t हमारा 0.25 सेकेंड होगा बेटा, है ना, तो बोलो तो वेव कितना आगे बढ़ जाएगा, सिंपल s बराबर vt। वेव की तो वेलोसिटी होती है ना कांस्टेंट, तो s बराबर vt कर लो, कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.25 बराबर 25 सेंटीमीटर, है ना बेटा। अब देखो ये था हमारा एक्स एक्सिस, है ना बच्चा। वेव जब यहाँ पे था, है ना, इस समय पे, तो ये था बेटा इक्वेशन, है ना। इतने दूर बाद इतना आगे निकल जाएगा ना, तो बता बेटा वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेनिंग एक्स एक्सिस कम हो जाएगी ना, कितनी कम हो जाएगी, यही 25 सेंटीमीटर। तो जहां x था वहां 25 पुट कर दो, x माइनस 25, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 12 साइन पाई x माइनस 25 बाई 50। अब बेटा कंपेयर कर ले इससे। अब देखो 4 नंबर, 4 नंबर कहता है बेटा टू कोहेरेंट सोर्सेज। 4 नंबर सवाल में 2 कोहेरेंट सोर्स है बेटा, 2 कोहेरेंट सोर्सेज are placed at the corner of a rectangular track of side 3 मीटर 4 मीटर। कहता है बेटा रेक्टेंगुलर ट्रैक मान ले, इसमें बच्चा देखो ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर, ठीक। एक हमारा है S1, यहाँ है बेटा S1, और यहाँ हमारा है S2, ठीक है। अब कहता है द सोर्स S1 लैग्स S2 बाय फेज एंगल पाई। देख बेटा S1 जो हमारा है वो S2 से लैग कर रहा है फेज पाई से, है ना। S1 लैग्स S2 बाय फेज एंगल पाई, मतलब इसका फेज यहाँ थीटा है बेटा, तो इसका फेज कितना है थीटा माइनस पाई, है ना। देन फाइंड रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मिनिमा डिटेक्टेड ऑन द लाइन AB टू द टोटल नंबर ऑफ मिनिमा डिटेक्टेड ऑन BC इज P बाई Q। ठीक है बेटा, तो P और Q निकालो। A से B लाइन पे, A से B लाइन पे और B से C लाइन पे, है ना बेटा।
नंबर ऑफ मिनिमा कंपेयर करना है हम लोग को, ठीक है ना बेटा। अच्छा बोलो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ना बेटा, फेज क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बोलो बेटा जिसका एक्स ज्यादा होगा उसका फेज कम होगा, जिसका एक्स ज्यादा होगा उसका फेज कम होगा। तो इसका पाई फेज कम है, इसका मतलब इसका पाथ बड़ा है, फेज कम है तो पाथ बड़ा है। तो बोलो 2 पाई फेज डिफरेंस इक्विवेलेंट टू लैम्डा। 2 पाई जो होता है बेटा लैम्डा का होता है ना इक्विवेलेंट, तो पाई किसके इक्विवेलेंट, लैम्डा बाई 2 के, है ना बेटा। इसका मतलब इसके पास पाथ क्या है पहले से, तो कहेंगे इसके पास पहले से पाथ लैम्डा बाई 2 है और इसके पास पहले से पाथ 0 है। बोलो बेटा ये मतलब है ना इसका। अब बताओ कितना इसमें वेवलेंथ है, बोलो क्या दिया था वेवलेंथ 4 नंबर में। स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर, फ्रीक्वेंसी 165, है ना बेटा। तो लैम्डा हो गया ना बच्चा 2 मीटर, बोलो ठीक है। इसके मतलब इसका पाथ कितना है बेटा, तो कहेंगे +1 मीटर, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, बोलो बेटा अगर मैं कहूं इस वाले पॉइंट पे कंपेयर करो, किसको कंपेयर करो, सिर्फ ए वाले पॉइंट को देखो, तो कहो ये तो वेव आगे गया ही नहीं, वहीं पे वेव है। लेकिन इसका वाला वेव कितना ट्रेवल करके आया, 5 मीटर। बोलो इसका वेव कितना पाथ इसके पास है, +1 मीटर, और ट्रेवल करके आया 5 मीटर, तो कितना पाथ डिफरेंस हुआ, 4.5 मीटर ना बेटा, नहीं 4 मीटर। बोलो बोलो होगा, ठीक है। अब बोलो बेटा इस वाले पॉइंट पे आओ, तो देखो बेटा इसका कहोगे इसका पाथ कितना है, 1 मीटर पहले से थे, 1 मीटर बेटा पहले से है ना। और देखो ये हमारा गया 3 मीटर और, तो 4 मीटर हो गया पाथ, और इसका भी देखो 4 मीटर है ना, ये 3 और 4 था ना। तो बोलो कितना पाथ डिफरेंस, 0, ठीक बेटा। अब यहां पे आओ, यहां कहोगे क्या, ये तो पाथ 0 था, 0 ही है, लेकिन 1 मीटर पाथ रख करके ये 5 मीटर और चला, तो कितना हो गया, बोलो 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 6 मीटर है पाथ डिफरेंस। बोलो बात समझ में आई, है ना। मिनिमा कितना कब होता है बताओ, n प्लस हाफ लैम्डा, है ना बेटा, n प्लस हाफ, लैम्डा 2 है तो n प्लस हाफ लैम्डा कितना हो गया, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 मीटर, है ना। तो अब बताओ 4 से आओगे 0 तक, तो 2n प्लस 1 का मतलब ऑड नंबर, तो 4 से 0 में ऑड नंबर कितने मिलेंगे, 2, 3 और 1, है ना बेटा। 3 और 1 मतलब कितना हो गया, 2 मिनिमा। बोल बेटा ठीक। अब बताओ 0 से लेके 6 तक में कितने मिनिमा, 3, 1, 3 और 5। बात समझ में आ गई। तो रेशियो पूछा था P/Q, तो कितना हो गया बेटा, 2/3 ना। आगे चलो, ये लिखा है 5 नंबर 7 नंबर, देखो भाई 5 में क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए माउंटेन beats a drum at regular interval. The drumming rate is gradually increased. ड्रम करने का रेट धीरे धीरे बढ़ा दिया, and he finds that echo is not heard distinctly when the rate becomes 40 minutes per minute. है बेटा। He then moves near to the mountain by 90 meter and finds that echo is again not heard when the drumming rate becomes 60 per minute. If the distance between the mountain and the initial position of the man is x, find x by 10. देखो बच्चा, मैन जो है माउंटेन के सामने ड्रम बीट कर रहा है और धीरे धीरे बीटिंग को इंक्रीज किया। पहले क्या कर रहा था वो, 1 मिनट में 40 बार बजा रहा था, है ना। इसके बाद 2 लगातार के बीच में कितना, 60/40, 1.5 सेकेंड। 2 लगातार बार बीटिंग का डिफरेंस 1.5 सेकेंड। अब कहता है बेटा and he finds that the echo is not heard distinctly when the rate becomes 40 per minute.
जो इको आ रहा है वो अलग से सुनाई नहीं पड़ रहा, तो हो क्या रहा होगा कि जो बीट कर रहा है उसी समय इको भी पहुंचा उसके पास। बोलो, अगर मान लो इको आया फिर बीट करा तो इको का आवाज आएगी एक, तो फिर बीट करने की आवाज आएगी अलग अलग। अगर इको भी साथ आया और बीटिंग करने का भी साथ हो गया तो सुनाई नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया बेटा? इसका मतलब दूरी इतनी है, दूरी वो इतनी है बेटा, है ना, कि जाना आना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.5 सेकेंड है। अगर दो लगातार का डिफरेंस कितना है? 1.5। बोलो बेटा, चूंकि धीरे धीरे इंक्रीज किया था तो n इक्वल टू 1। बोलो, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड को जाना और आना कितना है? 1.5 सेकेंड। बात समझ गया? साउंड की स्पीड दिया हुआ है क्या? दिया हुआ नहीं है। चलो, तो कितना कैसे बना इक्वेशन? मान लो डिस्टेंस x है ना, तो कितना कहोगे? x जाना x आना 2x। 2x should be equal to velocity of sound v into time 1.5। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगला इक्वेशन अब कहता है बेटा he then moved near to the mountain by 90 मीटर। 90 मीटर पास आ गया। 90 मीटर पास आ गया मतलब दूरी कितनी हो गई अब? x माइनस 90। साउंड अब जाएगा x माइनस 90 और x माइनस 90 आएगा तो 2 ऑफ x माइनस 90। अब क्या कर, देखो अब क्या लिखा है? ड्रमिंग रेट बिकम 60 पर मिनट, मतलब हर 1 सेकंड में कर रहा है बेटा, तो है ना, तो 2 ऑफ x माइनस 90 शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू 1। दो इक्वेशन बन गए, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 7 देख बेटा, द इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव इज in a metal is y equal to 0.002 sin pi x by 3 into sin 1000 pi t। अब कहता है मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर at the point x equal to 2 is 1 by 10 into 10 power minus 3 dyne per centimeter square। इधर फॉर्मूला है ना बच्चा? बोलो, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर पूछा ना हमसे, तो मैक्सिमम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड यह 2 मिलीमीटर 0.002, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो प्रेशर वाला क्या होता है? बीटा के ए, है ना बेटा? क्योंकि ये मटेरियल है ना, तो बीटा की जगह पुट कर देना यंग्स मॉडुलस वाई, है ना, तो वाई के इंटू ए है 0.002, पुट करवा जाएगा आंसर। ठीक है, चलो इतना ही आज के लिए। तो होमवर्क क्या कहा जाए बताओ? कैलोरीमेट्रिक एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, कैलोरीमेट्रिक एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। चलो बाय बच्चा।